स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, झारखंड बोर्ड का न्यू मॉडल 2023-24 का। चलिए देखते हैं नया पैटर्न में है क्या। इस बार कुल 80 पूर्णांक के होंगे और 20 पूर्णांक 20 नंबर मिलेंगे स्कूल से। इसमें कुल प्रश्न 52 होंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें कुल 52 होगी और हम लोग को कैसे हल करना है उस चीज़ को देखना है, ठीक है। 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक मारना है ठीक। 31 से 38 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 8 जिसमें से 6 बनाने हैं। 39 से 46 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें भी 8 है। 7 है, उसमें से 3 अंक का निर्धारित किया गया प्रत्येक का। 47 से 52 में 4 प्रश्नों का उत्तर देने हैं जो 5-5 अंक के निर्धारित होंगे। चलिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं और हल करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की अगर हम बात करें, समतल दर्पण में कोई भी फोकस दूरी नहीं होती है, क्योंकि केवल हमारा इसमें फोकस दूरी हो सकता है। उत्तल और अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में फोकस दूरी नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होगा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? आखिर वस्तु को अवतल दर्पण में हम कहाँ रखे हैं? वस्तु को हम अवतल दर्पण में कहाँ रखे हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ रखे हैं कि हमारा वस्तु का क्या बने, वास्तविक भी बने और उल्टा बने और समान बने। तो हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं? सी पर रखने से, केंद्र पर रखने से होता है वक्रता केंद्र पर। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। निम्न में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल, पानी, वायु या कागज? प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वायु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता अगर -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पता है कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी की उल्टा होती है। क्षमता अगर p है तो फोकस ये 1/f हो जाता है। वहीं फोकस दूरी की बात करें तो f बराबर क्या आ जाएगा? 1/p। p यानी कि लेंस की क्षमता -4 दिया हुआ है, 1/-4 डिवाइड करें तो क्या होगा? -0.25। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? आखिर मानव नेत्र का जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो परिवर्तन होने लगता है फोकस दूरी, उसका मेन कारण क्या है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि दोष को क्या नाम से भी जाना जाता है? दूरदृष्टि दोष को क्या नाम से जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध जिधर विद्युत प्रवाहित होती है उसके अपोजिट लगता है आर, इसका क्या होता है? ओम। एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? धातु के निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, या कुचालक में, या वस्त्र निर्माण में? टंगस्टन धातु का हम लोग प्रयोग बल्ब में करते हैं। बल्ब में हम लोग टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं ताकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, गलता नहीं है और प्रकाश और हीट देता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बिजली का बल्ब। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती कहाँ से है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच होती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। निकलती कहाँ से है? तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। निकलती कहाँ है? उत्तरी ध्रुव से। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? निम्न में से कौन हमारा ऊर्जा का सबसे परम स्रोत है? एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या सीएनजी? ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयरन को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अगर हम लोग यहाँ देखें, कॉपर का सल्फेट यौगिक ये किस में जा रहा है? आयरन में जा रहा है, यानी इसको कॉपर से सल्फेट को विस्थापित किया जा रहा है, तो इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। H+ आयन की हम बात करें तो ये किस में ज़्यादा रिलीज होती है? जठर रस में, जठर रस में। ठीक है, हमारा हो जाएगा जठर रस। अगला प्रश्न है, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान दिया हुआ है 5, 8, 10, 13। तो इनमें से अम्ल कौन है? अम्ल का मतलब जिसका pH मान 7 से कम होता है। pH मान जिसका 7 से कम होता है। pH मान 7 से कम कौन है? 5, यानी A। पदार्थ A का pH मान 5 है, यानी 7 से कम है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? निम्न में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। ये हम अग्निशामक यानी आग बुझाने में करते हैं। हमारा ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बी। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनेट या सोडियम, ये हमारा आयरन ऑक्साइड है। किसमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 8 यानी 10, क्योंकि यहाँ पर कक्षों की संख्या भरी हुई है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी हमारा संयोजकता 1 है। यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2। ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से होता है, तो कंप्लीट भरा हुआ है, तो ये उत्कृष्ट गैस है, यानी इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं, यानी एल्किन और एल्काइन समूह को बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके सूत्र होते हैं CnH2n एल्किन के लिए, CnH2n-2 एल्काइन के लिए। यहाँ देखेंगे, और एल्केन जो सिंगल संतृप्त होता है उसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है। फर्स्ट वाला मीथेन का है, मीथेन तो एल्केन ग्रुप का है। इसमें भी अगर हम बात करें इस जगह पर C2H2, ये हमारा है इथाइन, तो इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। ये फॉर्मूला पे सेट होगा। अगला प्रश्न है, HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर CHO है। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एल्डिहाइड। एल्कोहल की बात करें तो OH होता है। कीटोन की बात करें तो बीच में O होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो COOH होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? CHO, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? लिथियम के बराबर किसकी होगी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर हमारा एक और ऑप्शन में है एल्युमिनियम। तो किसके साथ, ये अष्टक सिद्धांत में भी देखे होंगे, लिथियम और किसका ये एक जैसे गुण होते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। लिथियम और कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक ही कोशिका से सभी काम किए जाते हैं। परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृत जीव पोषण या प्राणी समभोजी पोषण। तो हमारा हो जाएगा प्राणी समभोजी पोषण अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो खाना में ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट और ऊर्जा में टूटता है। ये किस जगह पर होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशियों में या ईस्ट में? तो ये सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यही ऊर्जा का केंद्र है। ऊर्जा का टूटना माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ काम करता है? के लिए उपापचय का वृद्धि हार्मोन इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन? तो हमारा सही उत्तर होगा थायरोक्सिन। वृद्धि हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि में होता है जो हमारे शरीर को, यहाँ हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन कार्य करता है, वो है थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक जो हम अपने मर्जी से लिखना, बैठना, दौड़ना आदि करते हैं, अनैच्छिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है जैसे श्वसन, पाचन वगैरह। तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है अनैच्छिक क्रिया? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या मेडुला? तो ये हमारा कहाँ से होता है? ये होता है मेडुला से। पश्चिम मस्तिष्क का है मेडुला। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? दिए गए चित्र में कौन सा प्रदर्शन हो रहा है? तो यहाँ पर अगर देखें किस प्रकार एक जीव 3 टुकड़ा होकर 3 नए नए जीवों में बदल जा रहे हैं, यानी यहाँ हो रहा है पुनरुद्भवन, फिर से शरीर बन जा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में या योनि में? अगर हम बात करें यहाँ तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। तो ये कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है, अंडवाहिका में निषेचन प्रक्रिया फिर जाकर गर्भाशय में जाती है। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से या केवल माता के डीएनए से या पिता और माता दोनों के डीएनए से? ना पिता का डीएनए ना माता का डीएनए। तो पिता और माता दोनों का डीएनए शामिल होता है एक बच्चे के निर्माण में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नाभिक के विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिक के संयंत्र की बात करें तो इसमें नाभिक के विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, तब जाकर ऊर्जा का निर्माण होता है जिसका प्रयोग हम विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? सौर ऊर्जा जितना भी आता है आखिर उसका कितना प्रतिशत हरे पौधे खाना बनाने में करते हैं? मात्र 1%। ऑप्शन होगा ए, 1%। अंतिम क्वेश्चन है 30, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का या कागज़ के डिस्पोजल कप का? मिट्टी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो थर्माकोल और प्लास्टिक का प्रयोग ही नहीं करना, पर्यावरण की दृष्टि से दोनों सही नहीं है। मिट्टी का और कागज़ की बात करें तो मिट्टी से मिट्टी पॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए सबसे अच्छा है कि कागज़ के डिस्पोजल ये गल सड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि पता है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे जिसमें सब्जेक्टिव होंगे 31 से 52 तक। इसमें जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं उसका कारण बताना है। लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है, इसका SI मात्रक लिखें। एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठाकर ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा को कौन सा दोष है, इसके विषय में इसको कैसे ठीक किया जाता है लिख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जो वीडियो जो भी देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितने भी मैट्रिक एग्ज़ाम लिख रहे हैं इस बार सबको अवश्य भेजें। धन्यवाद।